चलिए, इस पुस्तक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको अच्छे से कर लीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। कई ऐसे प्रश्न हैं जो इतने रिलेवेंट नहीं हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो उन सबको हम डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें नहीं हैं तो हमने ऐड कर दी हैं, इनका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप इनसे बार बार पढ़ लीजिएगा, वीडियोस देख लीजिएगा, तो इस पुस्तक को ख़त्म करवा देंगे। मतलब ये पहला वीडियो है, ये राष्ट्रीय परिदृश्य का है। इसके बाद जितने भी परिदृश्य हैं सबको समाप्त कर देंगे और फिर कंबाइन करके एक साथ दे देंगे, तो जो भी परीक्षा देंगे तो रिवीजन करने के लिए आपके लिए सही रहेगा। ठीक है। प्लेलिस्ट में करंट अफेयर्स के आपको मिल जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 से 5 नवंबर 2023 के मध्य दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में किया गया। ये दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया था या नहीं, प्रश्न यह है। दूसरा, कि यहाँ पर किया गया था नई दिल्ली में या नहीं। दूसरा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया। अब ये प्रश्न भी उठता है कि क्या इन्होंने इसका उद्घाटन किया या नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो पहला ऑप्शन है केवल यही सही है, क्योंकि इसका उद्घाटन जो किया था प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। ठीक है। दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 2017 में पहला आयोजित हुआ था नई दिल्ली में, प्रगति मैदान में ही वो भी आयोजित हुआ था। लेकिन 2017 में ये दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया था, प्रगति मैदान नई दिल्ली में भारत मंडपम में इसका आयोजन हुआ, लेकिन उद्घाटन इसका राष्ट्रपति ने न करके प्रधानमंत्री ने किया था। तो राइट आंसर क्या होगा? कौन सा कथन सही है? केवल पहला, ए वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, तो पहला वाला 2017 में नई दिल्ली में हुआ था। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं, भागीदार देश कौन था? नीदरलैंड। फोकस देश कौन था? जापान। मुख्य विषय क्या था? समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। शुभंकर क्या था? मिल इंड क्या था? एक प्रोबोट है, रोबोट टाइप का, मिल इंड इसका नाम था, ये शुभंकर था। और प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। इसके साथ ही फूड स्ट्रीट का भी उद्घाटन किया, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में जारी एडलग्यू हुरून इंडिया फिलेंथ्रॉपी लिस्ट 2023 में किसे दानदाताओं की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, अर्थात इसमें से कौन भारतीय सबसे ज्यादा जिसने दान किया है 2023 के लिए? तो ये हैं शिव नाडर, जो कि HCL के CEO हैं, शिव नाडर इन्होंने। ठीक है, तो संस्थापक हैं HCL के। नवंबर 2023 में ये सूची जारी हुई। किसने सूची जारी की? एडलग्यू फाउंडेशन एवं हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। इस सूची में देश के 119 दानदाता व्यक्तियों को शामिल किया गया है। भारत के कितने हैं? 119 हैं इस लिस्ट में। इस सूची में HCL टेक्नोलॉजीज के संस्थापक शिव नाडर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, पहले स्थान पे हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में उन्होंने 2042 करोड़ रुपए दान दिए, ये इतना रिलेवेंट नहीं है। दूसरे स्थान पे अजीम प्रेमजी रहे, जो कि विप्रो के संस्थापक हैं। अक्टूबर 2023 में गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम UAPA 1967 एक्ट की किस धारा के अंतर्गत विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया है? किस धारा के अंतर्गत पूछ रहा है? UAPA की किस धारा? काफी चर्चा में थी ये धारा, सुप्रीम कोर्ट तक में मामला गया था। तो धारा 3 का उपखंड 1। ठीक है, इस तरह से पूछ सकता है, धारा 3 का उपखंड 1, धारा 3 का उपखंड 2, धारा 3 का उपखंड 4, 3 का उपखंड 5, तब कंफ्यूज आ जाएंगे, क्योंकि 3 तो काफी चर्चा में रहा। लेकिन धारा 3 का कौन उपखंड है? वो पहला है। ओके। घोषित करता कौन रहता है इसके अंतर्गत विधि विरुद्ध संगठन? गृह मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक है, यह संगठन, हालांकि इसके बारे में इतना जानने की आवश्यकता नहीं है, इस संगठन के बारे में विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया गया, जम्मू कश्मीर में ये संचालित था, इतना जानते रहिए। वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान के विषय में पहला, 5 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर मध्य प्रदेश में वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान का भूमि पूजन किया। अब ध्यान रखिए, कौन सा तथ्य सही नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, इसकी निर्माण लागत राशि लगभग 100 करोड़ रुपए होगी। तीसरा, यह लगभग 31 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित होगा। चौथा, इसमें रानी दुर्गावती की 52 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसमें जो काम भर का जो तथ्य है, आपके काम का तथ्य है, वो है पहला वाला, अर्थात रानी वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान का जो है उद्घाटन, स्मारक और उद्यान का भूमि पूजन किसने किया? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने, अक्टूबर 2023 में।
कहाँ पर किया? जबलपुर में किया, मध्य प्रदेश में। ये आवश्यक है, बाकी तीनों अनावश्यक चीजें हैं। मध्य प्रदेश की दृष्टि से अगर देखें राज्य परिदृश्य में, तो वो वहाँ के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। फिर भी जानते रहिए, इसका जो आंसर होगा सी होगा। 31 एकड़ क्षेत्र नहीं बल्कि 21 एकड़ क्षेत्र में ये फैला है। 100 करोड़ रुपए की लागत होगी इसकी, और 52 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि 500वीं जयंती वीरांगनी रानी दुर्गावती की है। तो इस 500वीं जयंती के अवसर पर इस उद्यान के अलावा एक संग्रहालय भी यहाँ पर, एक कांस्य निर्मित प्रतिमा 52 फीट की, ठीक है, और सिक्का और डाक टिकट भी इनके नाम जारी किया गया। इतनी चीजें शुरुआत हुई। रानी दुर्गावती 16वीं शताब्दी के मध्य में गोंडवाना की शासिका थी। 2 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों में हर घर सोलर अभियान शुरू किया गया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सारे प्रश्न आपको परीक्षा खबरी में मिल जाएंगे, जो जितने महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनके साथ। लेकिन यहाँ से आपको काफ़ी कुछ और मज़ा आएगा जब आपको लगेगा कि हाँ, ये सब तो पढ़ा है, मैक्सिमम चीज़ें पढ़ी हैं हमने। तो उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों में हर घर सोलर अभियान शुरू किया गया है? तो लखनऊ और वाराणसी में। सी वाला राइट आंसर होगा। 2 अक्टूबर 2023 को लखनऊ और वाराणसी में ये शुरू किया गया। अभियान के तहत रूफटॉप संयंत्र लगाए जाएंगे। जो सौर ऊर्जा नीति, यूपी नाडा की सौर ऊर्जा नीति 2022 है, इसके अंतर्गत 6000 मेगावाट सोलर रूफटॉप संयंत्र का लक्ष्य जो रखा गया है, उसकी प्राप्त करने की दिशा में ये एक प्रयास है। ठीक है। 17 से उन ये विभिन्न कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन से कथन सही है या हैं। तो 17 से 19 अक्टूबर 2023 के मध्य तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 अहमदाबाद गुजरात में आयोजित हुआ। दूसरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये वाला सही है। अहमदाबाद में नहीं बल्कि ये मुंबई में आयोजित हुआ था, तो पहला वाला गलत है, राइट आंसर बी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन, मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। तीसरा ग्लोबल, ये तीसरा था ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, किसके द्वारा? केंद्रीय पोत परिवहन एवं नौवहन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक ब्लूप्रिंट या मूल योजना अमृतकाल विजन 2047 का भी अनावरण प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने गुजरात के दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में टूना टेकरा आल वेदर ड्रीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला रखी। तो कहाँ पर रखी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुजरात के दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में। ठीक है। अक्टूबर 2023 में केंद्र सरकार ने इजराइल से भारतीयों की वापसी के लिए किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया? तो विभिन्न ऑपरेशन हमने अभी कुछ दिन पहले ही आपको परीक्षा खबरी में फिर से याद दिलाया था। तो यहाँ से जो ऑपरेशन चला वो चला ऑपरेशन अजय। ठीक है, बी वाला राइट आंसर होगा। तो इसके अलावा ऑपरेशन अजय के अलावा जो आपको याद रखना है, इजराइल में जो फंसे भारतीय थे उनको लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया 11 अक्टूबर 2023 को। इसके पहले ऑपरेशन कावेरी अप्रैल 2023 में सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए अभियान था। ऑपरेशन गंगा, रूस यूक्रेन जब युद्ध शुरू हुआ तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने चलाया था। 8 अक्टूबर 2023 को देश भर में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। इलाहाबाद में याद होगा, जो लोग प्रयागराज में होंगे, एयर शो देखने आए थे इस अवसर पर जो आयोजित हुआ था। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण किया गया। दूसरा है, इस अवसर पर प्रयागराज के संगम क्षेत्र में एयर शो का आयोजन किया गया। तो दोनों ही सही है, नए ध्वज का अनावरण किया गया इस अवसर पर, और प्रयागराज में ये आयोजन हुआ था एयर शो का। कब? 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। इसी उपलक्ष्य में वायुसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना के 5 ऑपरेशनल कमानें हैं। कौन कौन? पश्चिमी वायु कमान, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मध्य वायु कमान, जिसका मुख्यालय प्रयागराज में है। पूर्व वायु कमान, जिसका मुख्यालय शिलोंग में है, मेघालय में। दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान, जिसका मुख्यालय राजस्थान के जोधपुर में है। और दक्षिणी वायु कमान, जिसका मुख्यालय केरल के तिरुवनंतपुरम में है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित संगम क्षेत्र में एक भव्य एयर शो का आयोजन किया गया। इस अवसर पर किसने किया अनावरण नए ध्वज का? तो एयर सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने, वी आर चौधरी ने।
बमरौली प्रयागराज में मध्य वायु कमान का जो मुख्यालय है, वहां पर भारतीय वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण किया। इस ध्वज में क्या है, तो इस ध्वज में जो नया ध्वज है अशोक चिन्ह है, अशोक चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है देवनागरी लिपि में। नीचे नीले रंग के वलय में क्या है, हिमालयी ईगल है। ये पूछ सकता है कि किस पक्षी का निशान है इसमें, हिमालयी ईगल का। आपको बताएं कि आदर्श वाक्य जो भारतीय वायुसेना का है, नभः स्पृश दीप्तम, ये भगवत गीता के अध्याय 11 के श्लोक 24 से लिया गया है। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि 27 सितंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए भारत ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस के सहयोग से रिपोर्ट जारी की, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2022 में 149 मिलियन लोग 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं। कब? वर्ष 2022 में कितने? 149 मिलियन लोग 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं। तो ये दोनों प्रश्न फैक्ट रूप में भी पूछा जा सकता है, तो सी वाला राइट आंसर है, पहला दूसरा दोनों सही है। इससे संबंधित अन्य तथ्य भी देख लीजिए। यह रिपोर्ट भारत में वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थिति और कल्याण की गहन समीक्षा करती है। यह भारत के में लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग सर्वे वर्ष 2017-18, भारत सरकार की जनगणना 2011, भारत सरकार द्वारा जनसंख्या अनुमान 2011 से 2036 तथा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना 2022 से संबंधित नवीनतम डेटा पर आधारित है। विश्व स्तर पर ये फैक्ट याद रखिएगा, वर्ष 2022 में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के 1.1 बिलियन व्यक्ति हैं वैश्विक स्तर पर। भारत के स्तर पर कितने हैं? 149 मिलियन व्यक्ति, ठीक है। विश्व स्तर पर कितने हैं? 1.1 बिलियन व्यक्ति। यह विश्व की कुल 7.9 बिलियन जनसंख्या का कितना है? 13.9% है। हालांकि अब ये 8 बिलियन पार हो गई जनसंख्या, तो लेकिन लगभग प्रतिशत इतना ही आएगा, 13.9%। अगले 3 दशकों में इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में वृद्ध व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2050 तक बढ़कर कितनी हो जाएगी? 2.1 बिलियन हो जाएगी, जो कुल जनसंख्या का लगभग कितना हो जाएगा? 22%। अभी कितना है? 13.9%। भारत में वर्ष 2022 में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के 149 मिलियन व्यक्ति हैं। यह देश की कुल जनसंख्या का लगभग कितना है? ये याद रखिए, 10.5% वृद्ध हैं। भारत में वृद्ध व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2050 तक 347 मिलियन हो जाएगी, जो कुल जनसंख्या का कितना होगी? 20.8% होगी। कब तक? 2050 तक। भारत ड्रोन शक्ति 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 25-26 सितंबर 2023 के मध्य इसका आयोजन ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया। इस दौरान पहला C-295 परिवहन विमान औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। तो ये आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आयोजित हुआ था। तो ये ग्वालियर में नहीं बल्कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ, और दूसरा वाला सही है, तो राइट आंसर होगा केवल 2, ठीक है। तो वायुसेना स्टेशन हिंडन गाजियाबाद में आयोजित हुआ था भारत ड्रोन शक्ति 2023। किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से। उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। इस कार्यक्रम में देश भर से 75 से अधिक ड्रोन स्टार्टअप शामिल हुए थे। इस दौरान स्पेन की एयरबस कंपनी द्वारा निर्मित, किसके द्वारा निर्मित है? पहला C-295 परिवहन विमान औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। स्पेन की एयरबस कंपनी ने इसको बनाया है। सितंबर 2023 में शुरू किया गया अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का दूसरा चरण आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये राज्य याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में, इन 6 राज्यों में स्थित कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में शुरू किया गया है? तो कुल 54 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में शुरू किया गया है। 25 सितंबर 2023 को दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इसके स्कॉलरशिप आदि प्रोग्राम इसके द्वारा चलाए जाते हैं। इसको शुरू किस मंत्रालय ने किया है? तो शिक्षा मंत्रालय अगर आएगा तो वो गलत हो जाएगा। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय के तहत नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स द्वारा शुरू किया गया है। यह चरण संचालित होगा आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना में फैले 54 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में। इसको संचालित किसके द्वारा किया जाएगा? तो अमेजन इंडिया और लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के सहयोग से, ठीक है। संचालित कौन करेगा? ये आपने देख लिया, जनजाति मंत्रालय के तहत नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स।
दूसरे चरण के पाठ्यक्रम में क्या शामिल है, तो एडवांस ब्लॉक प्रोग्रामिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल किया गया है। 24 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई कितनी 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। ये फैक्ट है, याद रखिएगा, कि इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो पहला है, प्रधानमंत्री ने उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। हैदराबाद बंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। कुल मिला के 9 याद रखिएगा, ये वाला नहीं है उसमें। कासरगोड तिरुवनंतपुरम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। चूंकि 9 को एक साथ दिखाई है इसलिए महत्वपूर्ण है, 9 आप याद रखिएगा। वर्चुअल माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये किया था प्रधानमंत्री ने। ये 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस। कब दिखाया था? 24 सितंबर 2023 को। तिरुनेलवेली मदुरई चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस, हैदराबाद बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस, विजयवाड़ा चेन्नई जो कि रेनीगुंटा के रास्ते जाए वंदे भारत एक्सप्रेस, पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस, कासरगोड तिरुवनंतपुरम वंदे भारत एक्सप्रेस, राउरकेला भुवनेश्वर पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस, रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस, जामनगर अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस। ध्यान रखिएगा, इन 9 में उत्तर प्रदेश नहीं शामिल है। तो ये 9 ट्रेनें 11 राज्यों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगी। ये 11 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात। सितंबर 2023 में शुरू किए गए ट्रैवल फॉर लाइफ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ट्रैवल फॉर लाइफ है ना, सितंबर 2023 में शुरू किया गया था। 27 सितंबर 2023 को, 27 सितंबर को क्या रहता है दोस्तों? विश्व पर्यटन दिवस रहता है, आपको याद होगा, बताया मैंने। तो 27 सितंबर 2023 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ट्रैवल फॉर लाइफ का वैश्विक शुभारंभ किया गया। यह मिशन लाइफ के तहत, मिशन लाइफ जो पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन भारत ने शुरू किया वैश्विक आंदोलन के रूप में, इसके तहत पर्यटन क्षेत्र की ओर लक्षित एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, सतत पर्यटन के लिए शुरू किया गया है। तीसरा है, इसे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय UNWTO अर्थात संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन और UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। तीनों ही सही हैं, ऑल राइट होगा इसका आंसर डी वाला। तो 27 सितंबर 2023 को 1980 से ही विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार की जो थीम रही पर्यटन दिवस की, पर्यटन और हरित निवेश, पर्यटन और ग्रीन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट इस बार की थीम है। शुभारंभ कहाँ किया गया ट्रेवल फॉर लाइफ का? भारत मंडपम नई दिल्ली से। यह क्या है? तो मिशन लाइफ के तहत पर्यटन क्षेत्र की ओर लक्षित एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है। इतनी चीजें याद रखिएगा। UNWTO की स्थापना 1 नवंबर 1975 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है मैड्रिड में है, स्पेन में। 23 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश में लोकार्पण किए गए 16, जिसका प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया था, काफी कार्यक्रम भी आया था इस पर न्यूज चैनल्स पे। 16 अटल आवासीय विद्यालयों के संबंध में विकल्प में कौन सा सत्य नहीं है, तथ्य सही नहीं है? ये उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। तो 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी ने किया। कब किया? 23 सितंबर 2023 को किया। यह आवासीय विद्यालय विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित मजदूरों, निर्माण श्रमिकों और अनाथ बच्चों के लिए शुरू किए गए हैं। बिल्कुल सही है। प्रत्येक स्कूल 10 से 15 एकड़ क्षेत्र में निर्मित किया गया है। ये बिल्कुल सही है। चौथा है, इस आवासीय विद्यालयों में इनमें प्रत्येक में 1500 छात्रों को समायोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो प्रत्येक में 1500 नहीं बल्कि 1000 छात्रों को समायोजित करने का लक्ष्य है। तो डी वाला ही गलत है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में ये 16 अटल आवासीय विद्यालयों को लोकार्पण 23 सितंबर 2023 को वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। लक्षित जो समुदाय है आपने देख ही लिया। इन विद्यालयों में प्रत्येक में 1000 छात्रों को समायोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस, तो 7 से 8 अक्टूबर 2023 के मध्य इसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। दूसरा है, इसका मुख्य विषय अमृतकाल में पुलिसिंग है।
तो 7 से 8 अक्टूबर 2023 के मध्य इसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि देहरादून में किया गया, उत्तराखंड में। 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस देहरादून उत्तराखंड में आयोजित हुई। इसका मुख्य विषय क्या था? अमृतकाल में पुलिसिंग। ये वाला सही है, तो दूसरा ही केवल राइट आंसर है, पहला वाला गलत है। ठीक है, इसके बारे में जानते रहिए। 7 से 8 अक्टूबर 2023 में देहरादून उत्तराखंड में आयोजित हुआ। इस किसके द्वारा? पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो एवं उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। ठीक है, उद्घाटन किसने किया ये भी महत्वपूर्ण है, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। मुख्य विषय क्या था या थीम क्या थी? अमृतकाल में पुलिसिंग। सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश ने 100% ओडीएफ प्लस कवरेज हासिल कर लिया है। यह कवरेज ओडीएफ प्लस की बात हो रही है यहाँ पे, ओडीएफ की नहीं, ओडीएफ पहले से हासिल है। ओडीएफ प्लस कवरेज हासिल कर लिया है। यह कवरेज हासिल करने के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला है, उत्तर प्रदेश ने 100% ओडीएफ प्लस कवरेज स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के तहत हासिल किया है। तो दूसरे चरण के तहत ही हासिल किया है, बिल्कुल सही है। राज्य के सभी 95,767 गांवों ने दूसरे चरण के तहत ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल किया है। तो इतने गांव हैं कुल, सभी ने ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है, तभी 100% हुआ है ना राज्य का। तो बिल्कुल सही है। ये नंबरिंग याद रखिएगा। 1 जनवरी 2023 के बाद केवल 9 महीनों की अवधि में राज्य के 80,000 से अधिक गांवों ने ओडीएफ प्लस गांव का दर्जा हासिल किया, जो कि एक रिकॉर्ड है, ये भी सही है। अंतिम है डी, 95। हालांकि इतना फैक्ट पूछेगा नहीं, लेकिन इनमें से कुछ चीजें पूछ सकता है, इसलिए पढ़ लीजिए। 95,767 ओडीएफ प्लस गांवों में से 4,306 गांव ओडीएफ प्लस आदर्श गांव हैं। तो ये वाला प्रश्न बन सकता है, क्योंकि 3,000 समथिंग है, न कि 4,306 ओडीएफ प्लस आदर्श गांव की बात हो रही है इसमें। फिलहाल जो चीजें हैं, राज्य के सभी 95,767 गांवों ने ठोस, ठीक है, इसमें यह लक्ष्य हासिल कर लिया है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या तरल अपशिष्ट प्रबंधन के साथ ओडीएफ प्लस महत्वाकांक्षी गांव कितने हैं? 81,744। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था के साथ ओडीएफ प्लस उभरते गांव कितने हैं? 10,217। लेकिन ये वाला महत्वपूर्ण है, ओडीएफ प्लस आदर्श गांव कितने हैं? 3,806। ठीक, बाकी भी देख लीजिए एक बार। अब तक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था कितने गांवों में है? 15,649 गांवों में। तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था कितने गांवों में है? 95,048 गांवों में। राज्य में 1 जनवरी 2023 तक घोषित ओडीएफ प्लस गांव कितने हैं? 15,088। 1 जनवरी 2023 तक की बात हो रही है। इसके बाद 9 महीनों की अल्पावधि में ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल गांव कितने हो गए? 80,000 से अधिक हो गए। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत कम अवधि में इतना ज़्यादा अचीवमेंट मिली है, रिकॉर्ड समय में 9 महीनों में 95,767 हो गया। कितना था पहले? 15,088 था मात्र। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान का 128वां संशोधन अधिनियम, जब अधिनियम पारित हो जाता है, जब विधेयक पारित हो जाता है, तो वो अधिनियम कब बनता है? जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाए। तो अधिनियम जब बनेगा तब उसको एक संशोधन का नाम दे दिया जाएगा। संविधान में अगर 368 के तहत वो संशोधन हुआ है तो एक अनुच्छेद भी जोड़ा जाएगा। तो नया अनुच्छेद या अनुच्छेद जोड़ा जाएगा, या किसी वाक्य या खंड को या फिर ब्रैकेट को जोड़ा जाएगा। तो नया अनुच्छेद जो जोड़े गए हैं, इन अनुच्छेदों को याद रखिएगा। 128वां संशोधन विधेयक 2023, जिसको नारी वंदन अधिनियम 2023 के नाम से भी जान रहे हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा महिलाओं के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित किए जाने का प्रावधान किया गया है? तो 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये 128वां संशोधन विधेयक था, जिसको दोनों सभा से, लोकसभा राज्यसभा से पारित कराया गया, और जब राष्ट्रपति ने इस पे हस्ताक्षर कर दिए तो यह अधिनियम बन गया। लोकसभा में कब पारित हुआ? 20 सितंबर 2023 को। लोकसभा में पक्ष और विपक्ष में कितने मत पड़े इसके? तो 454 पक्ष में और 2 विपक्ष में। वहीं राज्यसभा द्वारा पारित कब हुआ? 21 सितंबर 2023 को। राज्यसभा में पक्ष में कितने पड़े मत? 214। विरोध में एक भी मत नहीं पड़े, यह महत्वपूर्ण है। विधेयक का जो अन्य नाम सरकार ने रखा, या विधेयक का जो मूल नाम है, महिला आरक्षण विधेयक 2023 था।
सरकार द्वारा क्या नाम रखा गया था? नारी शक्ति बंधन अधिनियम। तो ये दोनों नाम इसके हैं अधिनियम के। राष्ट्रपति ने 29 सितंबर 2023 को इसको मंजूरी दी, ध्यान रखिएगा, तब ये विधेयक अधिनियम बन गया। 15 वर्षों के लिए ये जो है लागू होगा। ये लागू कब होगा? तो अगला जो अगला परिसीमन आयोग होगा उसके आधार पे जो जनगणना होगी, ठीक है, अगली जो जनगणना होगी, सॉरी, उसके आधार पे जो परिसीमन आयोग बनेगा, जो परिसीमन होगा, नए परिसीमन के अनुसार जो चुनाव होंगे उसमें ये लागू होगा। इसलिए लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें एक बात और है कि ये आरक्षण दोनों तरीके से, जैसे पंचायतों में लागू है कि महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व रहेंगी, इसके अलावा जो आरक्षित वर्ग हैं एससी एसटी ओबीसी, मतलब आरक्षित वर्गों के लिए एससी और एससी एसटी के लिए भी जो आरक्षित सीटें हैं उसमें भी महिलाओं को आरक्षण 1/3 मिलेगा। तो दोनों तरीके से, जैसे पंचायतों में वैसे यहाँ भी। ये जब अधिनियम के रूप में आया तो इसको 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 बोला गया। इस तरीके से भी पूछ सकता है। और कितने नए अनुच्छेद जोड़े गए? तो 4 नए अनुच्छेद जोड़े गए। नया अनुच्छेद कौन कौन सा? अनुच्छेद 330 का ए लोकसभा में आरक्षण, 332 का ए विधानसभा में आरक्षण, 239 ए का 2B ये दिल्ली विधानसभा में आरक्षण, और 334 का ए। तो ये आरक्षण की व्यवस्था इतने अनुच्छेदों को जोड़ करके की गई है। इन नए अनुच्छेदों को आप याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। सितंबर 2023 में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट सितंबर 2023 में, ठीक है, मुंबई में आयोजित हुआ। कहाँ पर आयोजित हुआ? जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में। किसके द्वारा आयोजित हुआ? तो एनपीसीआई अर्थात नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया अर्थात पीसीआई, फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल एफसीसी, इनके तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से इस अवसर पर ग्लोबल फिनटेक अवार्ड 2023 भी प्रदान किए गए, जिनमें कुछ प्रमुख पुरस्कार कौन कौन थे देख लीजिए, पूछा नहीं जाएगा लेकिन एक बार देख लें, क्या दिक्कत है। लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अबू धाबी स्थित लुलु फाइनेंशियल होल्डिंग्स के प्रबंध निदेशक अदीब अहमद। फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर भावेश गुप्ता, जो अध्यक्ष एवं सीओओ हैं 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के। लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर यूरोप टॉम ग्रीनवुड को वोल्ड के संस्थापक एवं सीईओ हैं। फिनटेक सीटीओ ऑफ द ईयर कैलाश नद को। फिनटेक कंपनी ऑफ द ईयर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को, ओएनडीसी को। 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। G20 शिखर सम्मेलन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन जितनी महत्वपूर्ण बातें मैंने देखा यहाँ पर दे दी गई हैं, ठीक है, इसलिए इस प्रश्न को मैं बता दे रहा हूँ, पूरा आपको व्याख्या कर दे रहा हूँ। 9 से 10 सितंबर 2023 के मध्य इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ, बिल्कुल सही है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? वसुधैव कुटुंबकम था, हिंदी में देखें तो यही था, सही है। इस सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 समूह की सदस्यता या अस्थायी सदस्यता मिली, बिल्कुल सही है। अब G20 जो था अब G21 हो गया है। इस तरीके से भारत में जो नई दिल्ली में सम्मेलन हुआ, ये G20 का अंतिम सम्मेलन था। अगला जो सम्मेलन होगा G21 का होगा, पहला सम्मेलन ब्राजील में होगा, ठीक है, टेक्निकली हम बात कर रहे हैं ये, ठीक है। तो G20 का ये अंतिम सम्मेलन मान चलिए जो भारत में नई दिल्ली में हुआ। अब जो सम्मेलन होगा G21 के रूप में होगा। तो अफ्रीकी संघ को G20 समूह की सदस्यता मिली है। ये सारे ही सही हैं, डी वाला राइट आंसर होगा। 9 से 10 सितंबर 2023 को ये आयोजन हुआ और 9 सितंबर को पहले ही दिन दिल्ली डिक्लेरेशन को अपना लिया गया। पहले ही दिन नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजन हुआ। किसकी अध्यक्षता हुआ? भारत के। मुख्य विषय क्या था? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम अर्थात। यह शिखर सम्मेलन पहली बार भारत की अध्यक्षता में भारत में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देखिए, पहली बार भारत ने अध्यक्षता की थी और जाहिर सी बात है अध्यक्षता की तो पहली बार भारत में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की G20 अध्यक्षता में 60 स्थानों पर 200 से भी ज़्यादा बैठकें आयोजित हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी 4 स्थान शामिल थे। इसमें G20 देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने भी भाग लिया।
इस शिखर सम्मेलन के आमंत्रित देशों में कौन कौन थे? आमंत्रित देश 10 थे। कौन कौन? बांग्लादेश, कोमोरोस, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात। G20 सदस्य देशों में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज, ब्राजील, ये सभी पूछ सकता है कोई भी, ध्यान रखिएगा, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस एनासियो लूला दी सिल्वा, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग। यहाँ पर मैंने इसलिए हेडलाइन किया है यहाँ पर क्योंकि चीन के राष्ट्रपति नहीं आए थे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जर्मनी के चांसलर ओल्फ स्कोल्ज, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, मैक्सिको की वित्त मंत्री, अब देखिए मैक्सिको के भी वहां के राष्ट्र प्रमुख नहीं आए थे, वित्त मंत्री आए थे, राक्वेल बुइन रोस्ट्रो सांचेज, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक युयोल, रूस के भी राष्ट्रपति नहीं आए थे, विदेश मंत्री आए थे सर्गेई लावरोव, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सुरिल रामफोसा, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन, यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडन, यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेयन तथा यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने इसमें भाग लिया था। इसके अलावा आमंत्रित सदस्य देशों के जो राष्ट्र प्रमुख थे, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, कोमोरोस के राष्ट्रपति अजाली ओसोमानी, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जगन्नाथ, नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रट, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोलो टिनबू, ओमान के उप प्रधानमंत्री थे ओमान के, ध्यान रखिएगा, असद बिन तारिक, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लुंग, स्पेन की उप प्रधानमंत्री आई थी नाडिया काल्विनो तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने इसमें भाग लिया। इसके अलावा इस सम्मेलन में विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष अजय बंगा, IMF की MD क्रिस्टिना जॉर्जिएवा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस आदि ने भी भाग लिया। 10 सितंबर 2023 को अर्थात अगले दिन अर्थात अंतिम दिन G20 के सभी राष्ट्र प्रमुखों एवं वैश्विक संगठन के प्रमुखों ने राजघाट पर जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। कब? 10 सितंबर को। सम्मेलन की प्रमुख बातें, 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ को G20 समूह के 21वें सदस्य के रूप में स्थायी सदस्यता मिल गई। नई दिल्ली डिक्लेरेशन या घोषणा पत्र पर सहमति बनी पहले ही दिन, ये बड़ी अचीवमेंट रही भारत के लिए। इसके अलावा भारत से मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाले भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा की गई। इस गलियारे के निर्माण में भारत, USA, UAE, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली और जर्मनी की भागीदारी होगी। महिला सशक्तिकरण के लिए नए कार्य समूह पर सहमति बनी। क्रिप्टो करेंसी के विनियमन पर सदस्य देशों में सहमति बनी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की घोषणा भी की गई, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतीकात्मक रूप से G20 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस एनासियो लूला डी सिल्वा को सौंपी, जो G21 की पहली बैठक होगी, अर्थात G20 की अगली बैठक होगी ब्राजील में। 17 सितंबर 2023 को किस देश में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया? तो अभी आपको पता है कि 45वां सत्र ये रियाद, सऊदी अरब की राजधानी में आयोजित हुआ। यहाँ पे शांति निकेतन को 41वां और 42वां होयसल मंदिरों को, दोनों को जो भारतीय हैं स्थल, इनको विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। तो राइट आंसर होगा सी इसका। अन्य विवरण देख लेते हैं। तो 17 सितंबर 2023 को सऊदी अरब में विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान, जो कि रियाद में आयोजित हुआ था, शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल करने की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? ICOMOS के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय परामर्श संस्थान इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के द्वारा किया गया था। ठीक है। विशेष तथ्य, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान के बाद शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का तीसरा विश्व धरोहर स्थल बन गया है और भारत का 41वां विश्व विरासत स्थल बन गया है। 42वें के रूप में किसकी घोषणा की गई? होयसल मंदिर की घोषणा की गई।
शांति निकेतन के बारे में हमने कई बार बात की है परीक्षा खबरी में भी। वर्ष 1863 में शांति निकेतन की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक आश्रम के तौर पर की थी। वर्ष 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे प्राचीन भारत के गुरुकुल सिस्टम पर आधारित रेजिडेंशियल स्कूल, आवासीय स्कूल और आर्ट सेंटर में परिवर्तित किया। वर्ष 1921 में यह विश्व भारती विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। विश्व भारती को वर्ष 1951 में केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? किसकी अध्यक्षता में? राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, इनकी अध्यक्षता में 1 सितंबर 2023 को। ध्यान रखिएगा, एक बात गौर करने वाली बात है कि वर्ष 1967 तक देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे। उसके बाद ये प्रक्रिया, जब दल बदल की राजनीति चालू हुई, अस्थिर सरकारें, कई राज्यों की सरकार गिरने लगी, कहीं राष्ट्रपति शासन लागू होने लगा, तब स्थिति, विषम परिस्थिति उत्पन्न हुई और धीरे धीरे क्या हुआ कि अलग अलग चुनाव होने लगे। इस समिति में जो अध्यक्ष तो रामनाथ कोविंद हैं, अन्य सदस्य कौन है ये बहुत जरूरी है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में पूर्व नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी। तो कुल 8 सदस्यीय कमीशन बना है। अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद। बाकी 7 सदस्य आपके सामने हैं, इनको पढ़ लीजिएगा आप। तो अभी आज के लिए इतना ही करते हैं। इस पुस्तक की जितनी महत्वपूर्ण खबरें हैं या जो क्वेश्चंस हैं, इनको हम आपको करवा देंगे 4-5 दिन में, ठीक है। तो इन वीडियोस को भी देख लीजिएगा, काफ़ी आपका फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप कैसा लग रहा फीडबैक दीजिएगा, तो उस अनुसार परिवर्तन भी करेंगे।